नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगन, जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार मुक्त मन। दोस्तों, आज 20 जून संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आज का दिन जो है वो शरणार्थी दिन है, निर्वासित दिन है। युद्ध हो, छल हो या किसी कारण अगर किसी को अपने देश से, अपने प्रांत से कहीं और शरण लेना पड़े या पलायन करना पड़े, तो उसके लिए वो एक संक्रमण की अवस्था होती है, काफ़ी तकलीफदायक माहौल होता है। ऐसे सफ़र से गुजरे एक समाज है सिंधी समाज। यह समाज इस शरणार्थी संकल्पना को अपवाद है, क्योंकि इन्होंने अपने देश से दूसरे देश शरण नहीं पाई। अपने ही मातृभूमि में उन्हें शरणार्थी कहा गया, निर्वासित कहा गया। जी हाँ, आइए इस जख्मों पर, इस वेदनाओं पर हम आज प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। आज मेरे साथ है राजेश वधारिया जी। देखते हैं उनके कार्य की एक छोटी सी झलक। सिंधी संस्कृति का अभिमान और सिंधियत की पहचान को बचाने के लिए और उसे आगे बढ़ाने में कई सारी शख्सियत अपने स्तर पर काम कर रही है। उनमें से उल्लासनगर में आपकी अहम भूमिका है। भारत पाकिस्तान विभाजन के द्वारा तमाम सिंधी परिवारों की तरह आपके पूर्वज इन्होंने भी संघर्ष किया और इससे उभर कर खुद का, अपने समाज का उत्कर्ष किया। आज सिंधियत के संरक्षण और संवर्धन के लिए आप विविध उपक्रमों में मदद करना, नई पीढ़ी को बढ़ावा देना, सिंधी कला, साहित्य, संस्कृति को जतन करने के लिए पहल करना, सिंधी फाइल्स जैसे कथानकों के माध्यम से सिंधी समाज की वेदनाओं को प्रस्तुत करना, इसमें आप सदैव आगे रहते हो। सिंधियत को बचाने के लिए आपके किए हुए प्रयासों को एसएसटी महाविद्यालय का दिल से सलाम। जी हाँ, आज के एसएसटी मुक्तांगन के अतिथि वक्ता है राजेश वधारिया। तो दोस्तों, विश्व में जब जब सभ्यता की, संस्कृति की बात आती है तो जिक्र होता है सिंधी संस्कृति का, जो इस देश की नहीं, इस विश्व की प्राचीन संस्कृति भी मानी जाती है। कितने राजों का, महाराजों का, मुगलों का, ब्रिटिशों का इस संस्कृति पर आक्रमण हुआ, अतिक्रमणों के बावजूद भी यह संस्कृति अपनी काबिलियत जो है, अपनी मासूमियत जो है वो टिकाए रही है। लेकिन इतने लोगों के अत्याचार सहने के बाद भी एक अन्याय उन पर अपने ही देश में हुआ। युद्ध हो, कलह हो या किसी का छल हो, इससे किसी लोगों को पलायन करना पड़ता है, उन्हें निर्वासित होना पड़ता है, उन्हें अपने देश में ही निराश्रित कह के एक ताना मारा जाता है आज भी। तो ये सब विषयों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं और इसके लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है इस सिंधी संस्कृति के अभ्यासक और इन तीनों भी काल प्रवाहों पर जिन्होंने अपनी राय हमेशा व्यक्त की है। हमारे साथ है राजेश वधारिया जी। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएसटी मुक्तांगन में। आज आपने जो मुझे यहाँ एसएसटी कॉलेज में आपके इस प्रोग्राम एसएसटी मुक्तांगन में बुला के जो इस इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हो, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। वैसे भी एसएसटी कॉलेज एक नामचीन कॉलेज है उल्लासनगर का, और पढ़ाई के साथ में वो बच्चों को रियल और प्रैक्टिकल ज्ञान भी देते आए हैं, जिसके वजह से उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों ने बाहर काफ़ी नाम भी कमाया है। राजेश जी, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके अहवाल के अनुसार हर 20 मिनट में एक आदमी का पलायन होता है, वो निर्वासित होता है। लेकिन हमें हमारे ही देश में निर्वासित होने के जो जख्म अभी भी सिंधियत के बदन पर, कहेंगे उसकी जीवन शैली पर आज भी ताज़ा है। उन जख्मों की तरफ आप किस तरह से देखते हैं और आज जो निर्वासित दिन है उस बारे में आप कैसी अपनी चिंता व्यक्त करते हैं? देखिए, जिस त्रासदी से सिंधी समाज को भुगतना पड़ा, ऐसी त्रासदी इससे पहले ना कभी हुई है और शायद ना कभी होगी, कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए। वहाँ से सिंध प्रांत में हम लोग रहते थे
जो कि यूनाइटेड इंडिया का भी एक पार्ट था, वहाँ से हमें यहाँ पहले मुंबई, महाराष्ट्र में, इंडिया में आना पड़ा। तो वहाँ हमने सिर्फ हमारी ज़मीन, जायदाद, बिजनेस, घर, परिवार सब छोड़ के आए। यहाँ तक के हमने अपनी संस्कृति का भी नुकसान हुआ, हमने संस्कृति गंवाई काफ़ी। आज देखेंगे आप, संस्कृति जो कही जाती है वो पहले आती है लैंग्वेजेस से, बोली। सिंधी बोली क्या आज सबसे ज़्यादा उल्लासनगर में लोग रहने वाले हैं, लेकिन आज सिंधी बोली का एक भी स्कूल आज उल्लासनगर में नहीं है। राजेश जी, 1947 में जब हमारा भारत एक तरफ आज़ादी का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ हमारा सिंधी समाज जो है, जो देश के विभिन्न इसमें बिखरा हुआ था, वो सांप्रदायिकता की आग से झुलस रहा था। आपके पूर्वजों से आपने सुना होगा या आपके अभ्यास के अनुसार उस मंजर पर किस तरह से रोशनी डालेंगे आप? देखिए, जो हमें हमारे पूर्वजों ने बताया वो इस तरह से था कि वो बहुत ही भयानक मंजर था कि 47 में पहले सुना गया कि भारत आज़ाद हुआ, फिर डिक्लेयर हुआ कि दो देश बन गए हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो वहाँ सिंध में हम जहाँ से हैं, मेरे गांव का नाम जो है वहाँ का रते देरो है, लारकाना जिला है और सिंध प्रांत है। तो वहाँ दंगे शुरू हो गए और उनको अपनी हवेली, अपना घर सब कुछ छोड़ के वहाँ से रात को एक ट्रक में पूरा परिवार, मतलब जब भी मैं पूरा परिवार कहता हूँ तो यहाँ के जैसा नहीं है कि माँ बेटियाँ बच्चे साथ में हैं। हमारे साथ में हमारे भांजे, हमारे चचेरे भाई, बड़े बुजुर्ग सब सगे सोए पूरे हवेली में साथ में रहते थे। ओके। तो वो पूरे सब लोग साथ में वहाँ से एक ट्रक में निकले और किसी तरह कराची तक आए, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि आप पहले कराची पहुँचो। कराची में जो कराची बंदरगाह है उसके आसपास में जो गोडाउन्स थे वहाँ उन्हें रखा गया और हमारे बड़े ये सोच के आए कि हम 2-4 महीने में दंगे खत्म हो जाएंगे, हम वापस चले जाएंगे। तो उन्होंने ना जमीनों के पेपर लाए, ना सोना लाए, सोना भी वहीं पे दबा दिया जमीन में, घर के अंदर। और जमीन के कागजात भी वहीं पर दफना दिए। जमीन के कागज भी वहीं छोड़ के आए कि हम लोग वापस आ जाएंगे हमारे घर में। घर को ताला लगा के आए, पास वाले को चाबी दे के आए कि भैया हमारे घर का ख्याल करना, हम आ जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद परिस्थिति कुछ अलग ही थी। उनको एहसास हुआ कि अभी वहाँ लौटना पॉसिबल नहीं है। और उस हालातों में जब भी कराची के बंदरगाह पे पहुँचे, वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद भूखे प्यासे वहाँ से पानी के जहाज में बिठा के मुंबई के बाउचा धक्का पे उनको उतारा गया। फिर वहाँ गोडाउन्स में बिठाया गया। वहाँ से आज की CST, पहले की विक्टोरिया टर्मिनस, वहाँ पर लाके गाड़ियों में डाल के आज की विठलवाड़ी स्टेशन, उस समय की जेम्स साइडिंग में उनको उतारा गया और उनको पहले कैंप नंबर 5, 4, बाद में कैंप नंबर 3, 2, 1 इस तरह से वो खुला था। तो हमारे परिवार को कैंप नंबर 2 में उस समय पे बैरक्स नहीं बने थे, सिर्फ बड़े बड़े हॉल बने हुए थे, ना उसमें दीवारें थी ना पर्दे। हमने पर्दे लगा के वहाँ रहने का जो है उन लोगों ने बंदोबस्त किया, हमारे बुजुर्गों ने। और वहाँ से संघर्ष शुरू हुआ। उनमें से कुछ लोगों का मैं नाम लूँगा
जैसे हिंदुजा भाई हैं, जैसे मनसुखानीज हैं, जैसे हीरानंदानीज हैं, और भी बहुत सारे लोग थे सिंधीज जिन्होंने अलग अलग तरह से यहाँ शरणार्थी आए हुए जो हम सिंधी लोग थे उनकी इस तरह से एजुकेशन में, और एजुकेशन के बाद फिर नौकरियों में या बिजनेस में हमें मदद की। उस समय पे हमारे सिंधियों के तरफ से श्री नारी गुरसाणी जो बहुत बड़े एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने फाइट किया था। उनके साथ बहुत सारे लोगों ने फाइट किया था। सिंध फेडरेशन पंचायत बना के उन्होंने फाइट किया, हमें ज़मीनों का हक दिलवाया। कई जगह पे जैसे आप कोपरी कॉलोनी में जाओ, आप चेंबूर में जाइए, आप उल्लासनगर में आइए, उसके बाद आप पिंपरी में या भूसावल में, ऐसे लगभग 54 कैंप्स बने जिसमें हमें प्रॉपर्टी मिली, जिसमें घर मिले, जिसमें दुकान मिले। तो उनका भी एक उसमें बहुत बड़ा सिंध फेडरेशन पंचायत का अहम रोल रहा। हम सिंधियों को आज जो परिस्थिति में है हम तो पहुँचाने के लिए मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस समय पे आगे आके सिंधियों के लिए बहुत कुछ किया है। ये तो नारी गुरसाणी जी, उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़कर आपको ये आपका ज़मीन के बदले ज़मीन का हक दिलवाया, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि 40,000 केसेस ऐसे पेंडिंग पड़े हैं कि जो भी आज न्याय की प्रतीक्षा में है। राजेश भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंधी समाज ने बहुत त्याग दिया है, बहुत बलिदान किया है, और उसके बावजूद भी इस देश के विकास में अपना योगदान दिया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस देश के सरकार ने या इस देश ने उस त्याग को, उस बलिदान को या उस योगदान को सही मायने में सराहा है? देखिए, मेरे हिसाब से ये नहीं सोचना चाहिए कि देश ने हमें क्या दिया, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने देश को क्या दिया। हमारे सिंधी जवानों ने 65-71 की लड़ाइयों में अपना बलिदान दिया। इसके अलावा आज भी मिलिट्री में, एयरफोर्स में आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी हमारे सिंधी भाई देश की सेवा कर रहे हैं, और हमें हर स्तर पर सराहा गया है। हमें हर स्तर पर एक जैसे इंसेंटिव कहूँगा या एप्रिसिएशन कहूँगा, हाँ। हमें मिला है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हमें सराहा, हमारी तारीफ की है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी ने उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर बनाया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे कई सिंधी लीडर यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने हैं, मंत्री बने हैं। राजेश जी, हम लोग निर्वासित दिन पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सिंधी समाज को अपने ही देश में कितने सालों से निर्वासित ऐसा ताना भी एक कह सकते हैं हमें कि मिलते रहता है। तो इस ताने से हम लोग आज कितना उभरे हैं? हम इस ताने से काफ़ी हद तक उभर चुके हैं। आज हम लोग अपने पैरों पे खड़े हैं, हमारे पास अपने बिजनेस व्यापार हैं। हमारे लोग नौकरी करते कम हैं, नौकरियां देते ज़्यादा हैं। तो आज हम निर्वासित के दायरे से निकल चुके हैं, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि हमारे ज़मीनों के 40,000 केसेस आज भी विभिन्न अदालतों में, विभिन्न अधिकारियों के पास पेंडिंग पड़ी हैं। क्योंकि डिस्प्लेस पर्सन एक्ट जब रिपील किया गया तो हमारे कुछ बुजुर्ग नेता, बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1995 तक, 1995 तक जिन लोगों ने भी अपनी सनद के लिए, अपनी ज़मीन के लिए अप्लाई किया है, तो उन्हें उसमें डिस्प्लेस पर्सन एक्ट के तहत अपनी ज़मीन मिलनी चाहिए। वो संघर्ष हमारा आज भी सरकारों के साथ, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमारा संघर्ष आज भी वो चालू है। राजेश जी, हमने आज देखा कि कश्मीर फाइल जैसी एक फिल्म आती है जो कश्मीरी पंडितों की व्यथा, उनकी वेदना इस समाज के समक्ष लाती है। तो उसी तर्ज पर
आप सिंधी समाज के जख्मों को भी सिंधी फाइल्स के तहत लोगों के सामने लाना चाहते हैं, जो काफ़ी सराहा जा रहा है ये आपका उपक्रम जो है। तो क्या संकल्पना है आपकी ये सिंधी फाइल्स? देखिए, मेरी जो प्रेजेंटेशन है शायद वो नई नहीं है। वक्त के हिसाब से पहले भी कई लोगों ने इस तरह की बातें सामने रखी है, लेकिन आज जो जमाना है वो डिजिटल मीडिया का है। और मैं जो सिंधी फाइल्स बना रहा हूं, जिसके 7 एपिसोड यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और बहुत से लोगों ने उसे सराहा है। सिर्फ भारत में नहीं, मलेशिया में, स्पेन में, यूएस में, इंग्लैंड में और पाकिस्तान में भी सराहा गया है। इससे ये हमें मालूम होता है कि हमारे सिंधी भाई जो अलग अलग देशों में फैले हुए हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं इस तरह की कहानियां सुनने को और सुनाने को। ये कहानियां उन लोगों की हैं जिन्होंने बहुत ही संघर्ष करके कोई बहुत बड़े ओहदे पे नहीं पहुंचे, उन्होंने करोड़ों अरबों खरबों नहीं कमाए, कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं किया, लेकिन परिवर्तन का आगाज किया है। लेकिन अपने परिवार को संभालने के लिए संघर्ष किया, अपने सिंधी जाति को एक मदद दी और आगे आने के लिए उन्होंने सबको प्रेरणा दी। ऐसे लोगों की हम 7 एपिसोड चला चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में आपको और भी इस तरह के मैं एपिसोड दूंगा। सिंधी लोगों की हम उसे कहते हैं संघर्ष और सफलता की कहानी है। वो पहले संघर्ष किया और बाद में सफल बने। कितने बने, कहां तक पहुंचे, वो अलग अलग है, लेकिन जो संघर्ष है वो बहुत जबरदस्त है और सभी लोगों ने संघर्ष किया है। हालांकि हम लोग कुछ लोगों का ही ले पा रहे हैं और हम ले पा रहे हैं उन लोगों का जिनकी उम्र 85 से ऊपर है और वो अच्छी तरह हमें बोल रहे हैं, बोल पा रहे हैं और हमें अपनी बातें उस जमाने की और आज के जमाने की बता पा रहे हैं कि आगे वो डिजिटल मीडिया में हमेशा के लिए उस प्लेटफॉर्म पे रहेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अभी जाने वाला नहीं है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किताबें थी तो CSM कॉलेज में किताबें, बाढ़ में बहुत सारी किताबें खराब हो गई, कागज जो है वो वक्त के हिसाब से गल जाता है, यादें धुंधली पड़ जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग अभी नई तरह की जो बातें आपके सामने ला रहे हैं वो हमेशा आप देख सकते हैं। आने वाली पीढ़ियां भी इसे कभी भी चाहें तो देख सकती हैं। तो हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ये संघर्षों का, सिंधी समाज के उन संघर्षों का डॉक्यूमेंटेशन है जो अजरामर रहेगा, नई पीढ़ी को दिशा दिखाते रहेगा, उम्मीद करता हूं। और यही आज के दिन का महत्व भी है। शरणार्थी दिन हो, निर्वासित दिन हो, इसीलिए हम मनाते हैं कि आने वाली नस्ल को उस तकलीफों का अंदाजा हो, इतिहास उन्हें पता हो कि हमारे पिछली नस्ल ने, हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उसने कितना त्याग किया है, कितना बलिदान किया है, और आज अगर हम जिस सुख की, चैन की नींद सोते हैं तो उसमें उनका भी खून पसीना जमा है। यही याद हर दिल में होनी चाहिए, इसीलिए इस चर्चा का आयोजन हुआ था। राजेश जी, मैं एक बात यहाँ पर अधोरेखित करना चाहूँगा कि हमारे उल्लासनगर के सबसे ज्येष्ठ, जिसे हम अभ्यासक कहते हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी कहते हैं और आदर्श एक नागरिक भी कहते हैं, हरदास माखीजा जी, जिन्होंने अपनी उम्र में, मुझे लगता है कि ये निर्वासित के जो जख्म है खुद सहे भी है, तो हमारे इस मुक्तांगन के लिए उन्होंने अपनी शुभेच्छा भेजी है, वो देखते हैं। मैं समझता हूँ सिंधी समाज जो है वो उस पीड़ा से कंप्लीटली उभरा है और अभी 75 साल होने को आए आजादी को। हाँ। See, I was born there. I was 4 months old when I came here.
Huh? Now in my family, nobody is born in Sindh. All are born here, Maharashtra में. So nobody remembers that. तो राजेश जी, इस मौके पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सिंधियत, सिंधी समाज जो है, इस समाज से क्या चाहता है, नई पीढ़ी से क्या चाहता है? देखिए, सिंधी समाज ने हमेशा बाकी समाजों को कुछ न कुछ दिया है, लेने की अपेक्षा हम लोग रखते नहीं हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम प्यार देते हैं और प्यार चाहते हैं कि हमें प्यार और इज्जत और सम्मान मिले। तो राजेश जी, इस चर्चा के माध्यम से एसएसटी की जो विद्यार्थीगण है या हमारे जो दर्शक हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो एसएसटी का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहूँगा कि एसएसटी ने ये उपक्रम किया है और साथ में और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स वो करते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण हो या ट्रैफिक का हो या और कोई इशू हो। तो ये एक कॉलेज होते हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हुए, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए इस तरह के उपक्रम करता है। तो मैं भी अपने तरफ से, मेरी राजेश वद्रे स्पीक्स की जो मेरी पूरी टीम है, कभी भी अगर आपको मेरी टीम की ज़रूरत पड़े कहीं भी, तो हम कोई उपक्रम, कोई प्रोग्राम मिलके भी कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ऐसा कुछ आगे जब भी वक्त आएगा तो हम मिलके काम करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, कहते हैं कि जो इतिहास अपना भूलते हैं वो नया इतिहास नहीं रच सकते हैं। आज की चर्चा का यही सारांश है कि सिंधी समाज ने जो त्याग किया है, जो बलिदान किया है, उसकी हमें कहीं ना कहीं उसकी रियलाइजेशन होनी ज़रूरी है। तभी हम नए इतिहास की रचना कर पाएंगे, नए विकासों की नींव रख पाएंगे। राजेश जी, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस मौके पर आए, हमारी इस चर्चा में सम्मिलित हुए और आपकी व्यथाएं, आपकी वेदनाएं, आपके सपने, आपके अनुभव, आपके विचार यहाँ पर आपने पेश किए। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। कोई भी समाज हो, कोई भी सभ्यता हो, कोई भी संस्कृति हो, और समाज के सकारात्मक व्यक्ति हो, सकारात्मक घटना हो, उनके प्रभाव से, उनके परिणामों से आगे बढ़ती रहती है। जी हाँ, संस्कृति को, अपने समाज को आगे बढ़ाने वाले ऐसे ही कुछ नुमाइंदों से हम आपको परिचित कराते रहेंगे। आप देखते रहिए एसएसटी मुक्तांगण।